ओके। 1939 से अब 1947 तक देखना है। सबसे पहले 1935 का एक्ट आता है। उसके बाद 1939 से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फिर जो ब्रिटिश रहते हैं वो कांग्रेस की बिना इजाज़त के ही उनको कहते हैं कि सपोर्ट करेंगे हमें इंडियंस। तो कांग्रेस इससे गुस्सा जाती है, फिर रिज़ाइन कर देती है। उसी बीच पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आता है। देन आफ्टर अगस्त ऑफर देते हैं ये लोग, लिथिंग ये लोग, कि हमें सपोर्ट करो वॉर में। और इंडियंस को पसंद नहीं आता है और इंडियंस फुल फ्लेज सीडीएम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटिश परेशानी में है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। फिर फर्दर प्रेशर आता है यूएस के ब्रिटिशर्स के ऊपर कि हमें कोऑपरेशन चाहिए इंडियंस का, तो क्रिप्स मिशन आता है। लेकिन फिर जो भी टर्म्स लिखे जाते हैं वो इंडियंस को पसंद नहीं आते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं हम लोग। जब क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद राजा जी एक वे आउट करके एक पैम्पलेट छापते हैं कि जो डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, जिससे कि अगस्त ऑफर या क्रिप्स मिशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने हैं, लेकिन डेडलॉक क्रिएट हो जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो हम डेडलॉक को ख़त्म करेंगे। तो राजा जी फार्मूला आता है। उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट भी उसी चीज़ के लिए होता है और वेवेल्स प्लान भी उसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है। देन आफ्टर INA ट्रायल होते हैं और IRN म्यूटनी होती है। तो आई पहले आता है इसलिए INA ट्रायल होता है, फिर IRN म्यूटनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है। उसमें क्रिप्स भी मेंबर रहता है। फिर क्या होता है कि जब कैबिनेट मिशन आता है तो दोनों ये ब्रिटिश मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्री कर जाते हैं, बट बाद में मुस्लिम लीग बाहर आ जाता है क्योंकि कांग्रेस वो लोग पहले मतलब समझ नहीं पाते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या है। बाद में जब नेहरू कुछ अनाउंस करता है और जिन्ना को पसंद नहीं आती बात, तो वो बाहर निकल आता है, कहता है डायरेक्ट एक्शन लाऊंगा, मैं अब करूँगा। फिर कम्युनिस्ट वाले शुरू हो जाते हैं। देन आफ्टर इलेक्शन जो 1945 में हो चुका होता है, उसके बाद ये एटली का डिक्लेरेशन आता है। जब एटली का डिक्लेरेशन आता है तो मतलब कैबिनेट मिशन में भी PM एटली ही रहता है। जब एटली का डिक्लेरेशन आता है उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो वाई कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन करती है क्योंकि डिक्लेयर करता है इंडिया का सपोर्ट विदाउट इंडिया कंसल्टेशन से। इंडिया की इंडियंस की दो मांग रहती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आफ्टर वॉर बनाना है तुरंत, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ तुरंत। तो देखो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तुरंत तो नहीं आ सकती, अदरवाइज तो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर वॉर लाना है, इस वाली बात को मान सकते हैं हम। ठीक है। इसलिए लिथिंगलो ने ये जो प्रपोजल है दोनों ये रिजेक्ट किया क्योंकि जो आफ्टर ये जो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थोड़ी तुरंत आ सकती है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया एंड कांग्रेस की मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। तो जो अब ये टेक लेना था कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो गांधी का कहना था कि अनकंडीशनल सपोर्ट करो। जो वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो वर्धा में 1939 में मीटिंग हुई थी, उसमें गांधी ने तो कहते थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट कर दो। वो उसका कहना था कि सपोर्ट बिल्कुल मत करो, ये इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यही टाइम है हम लोग हमला कर देते हैं और अपना इंडिपेंडेंस लेते हैं। नेहरू का कहना था कि इंडियंस तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वाकई ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, नाजिज़म फाजिज़म फैला रहे हैं। बट वो ये भी चाहते हैं कि हम उनका एडवांटेज भी नहीं लेंगे। तो नेहरू मिडिल पाथ थे, ना गांधी ना बोस, बट लास्टली फिर नेहरू गांधी की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो वर्धा कमेटी में एक फिर बात बोली गई कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस अनलेस फ्रीडम ग्रांटेड, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलती हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट ये भी डिक्लेयर करे कि उनका वॉर एम क्या है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, ये मुस्लिम लीग का अलग चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है, उसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो आता है, लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं, उसमें क्या था कि जहाँ जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वहाँ उनकी अपनी ग्रुपिंग कर दी जाए। ठीक है। और उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दिया जाए, ऑटोनॉमस एंड सोवरिन कर दिया जाए। और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ में है वहाँ उनको सेफ गार्ड दिए जाएँ। तो कुल मिला के ये वही बात कर रहा है कि हमें पाकिस्तान बनवा दो। ठीक है। बट इस पूरे वाले मैटर में पाकिस्तान के शब्द का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है। अब आता है अगस्त ऑफर लाया कौन था? ये लिन लिथगो, वो जो वाइसराय था वही लेके आया था। अब देखो जो दो डिमांड थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए आफ्टर वॉर और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो कभी नहीं आने वाली। ठीक है। बट इसने दूसरी डिमांड को मान लिया कि डोमिनियन
पहली बात तो बोली कि डोमिनियन स्टेटस देंगे नियर फ्यूचर। तो डोमिनियन स्टेटस को लेके इंडिया वाले डोमिनियन स्टेटस के बारे में लास्ट टाइम बात की थी 1929 में। 1929 में ये कह दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो वहीं से तो बात डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए नहीं था 1929 के बाद से। तो इन्होंने पहली डिमांड रखी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो देखो 1935 वाले एक्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं की गई थी, और अगस्त ऑफर में कहा गया डोमिनियन स्टेटस नियर फ्यूचर देंगे। और क्रिप्स मिशन में जिसके बाद वाला आएगा उसमें कहा गया डोमिनियन स्टेटस जस्ट आफ्टर वॉर देंगे, नियर फ्यूचर में नहीं, जस्ट आफ्टर वॉर। तो समझ रहे हो। तो अब इसमें कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस देंगे नियर फ्यूचर में। दूसरा कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को मेजॉरिटी में ले आएंगे। एक ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ, इंडियंस मेजॉरिटी में आएंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को मेजॉरिटी में लाने की बात कही गई है। अब देखो, जब ये वाइसराय काउंसिल हमेशा ही प्राइम रही है, उसमें सीटें बढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इंडियंस को मेजॉरिटी में लाएंगे। अब यही जाके वेवल्स का जब प्लान आएगा तो इंडियंस को कह देंगे कि सारे के सारे इंडियंस आ जाओ, एक्सेप्ट वाइसराय और कमांडर इन चीफ, दो को छोड़ के सारे सारे आ जाओ हमारे में, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में क्या था कि अगस्त ऑफर में ये था कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी इंडियंस में रहेंगे, ठीक है। फिर तीसरा प्रोविजन था आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी जिसमें मेनली इंडियंस होंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग मतलब एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है। मांग ही गया, जैसे तो मांगा था अभी जब वॉर एम डिक्लेयर करने की बात करते अभी तो मांगा था 1939 में ही, और वही तुरंत डिक्लेयर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनवाएंगे आफ्टर वॉर, वो भी मेनली इंडियंस उसमें रहेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मेनली इंडियंस मतलब ज़्यादातर लोग इंडियंस रहेंगे, सोली इंडियंस नहीं है। सोली इंडियंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्रिप्स मिशन में, इसका अगला वाला, ठीक है। यहाँ पे डोमिनियन और यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस क्या है नियर फ्यूचर में। क्रिप्स में क्या आएगा कि जस्ट आफ्टर वॉर, तो हल्का सा एडवांटेज आगे एक स्टेप अगला बढ़े, ठीक है। अब क्या है कि इसने ये तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनवाएंगे और जस्ट आफ्टर वॉर, बट इसमें ये भी कह दिया कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। तो जैसे इसने मुस्लिम लीग को वीटो दे दी। अब यही बस सबसे बड़ा लोचा था। एक तो ये लोचा मतलब कि मुस्लिम लीग को वीटो मिल गई, इसी वजह से कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट किया नहीं, ठीक है। बट मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है हम तो ओके हैं। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी, एक तो तुम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो जो हमें चाहिए नहीं, दूसरी बात तुम मुस्लिम लीग को वीटो दे रहे हो, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, तो कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है और कांग्रेस कहती है कि डोमिनियन स्टेटस जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एज डोर नेल, ठीक है। आगे क्या होता है, ये लोग सिविल डिसोबीडियंस का प्लान करते रहते हैं, बट फिर गांधी कहता है कि सिविल डिसोबीडियंस मत करो, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह ही करते हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कहेंगे ये किस कहाँ पर डिक्लेयर हुआ, आईएनसी की जो सेशन हुआ था 1940 में रामगढ़ में, अब्दुल कलाम आज़ाद जब में बैठे थे उसी में डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी को दी गई टू स्टार्ट मूवमेंट, बट गांधी ने कहा कि गांधी ने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज नाइज़म एंड फासिज्म वर डेंजरस टू द ह्यूमैनिटी बट वांटेड टू शो द डिसएग्रीमेंट। कुछ ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हम डिसएग्री कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, हमारा नाम जो ले दिए हो कि वॉर में शामिल हो रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए क्या किया, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। अब इसका एम क्या था कि ये दिखाना कि जो हम पेशेंस दिखा रहे हैं ये नॉट ड्यू टू वीकनेस, हमारी वीकनेस नहीं है वो। दूसरा कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, पीपल वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, और तुम्हारे मतलब नाइज़म में और जो तुम कर रहे हो मतलब ब्रिटिश, इन सब में कोई अंतर नहीं है। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड। अब साथ ही साथ एक गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वो हमारी डिमांड माने। डिमांड क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है, जो कि पहले ही मान लिया, लेकिन हमें तुरंत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी दो, वो वाली डिमांड मान जाए, ठीक है। अब सत्याग्रह में जो डिमांड थी वो ये थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट द वॉर थ्रू एंटी वॉर डिक्लेरेशन, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो अगेंस्ट वॉर थ्रू एंटी वॉर डिक्लेरेशन। अब ऐसा इसने इसलिए कहा कि देखो जो इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे एक्ट विकेट आ गए थे और फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई थी, आप बोलोगे तो अंदर हो जाओगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ लीडर नॉट अरेस्टेड, तो वो क्या करेंगे, फिर से इंडिविजुअल सत्याग्रह को रिपीट करेंगे और गांव-गांव जाएंगे और फिर वहाँ से मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली चलो मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में दिल्ली चलो मूवमेंट भी आता है, ठीक है। अब इन सबको दबाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1940 का। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में 3 लोग थे, पहला विनोबा भावे, दूसरा नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। अब ठीक है, अब देखो
अब दिमाग लगाओ, जो पहला एक्ट था अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन, बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह था, बट क्रिप्स मिशन पे सोचो क्या है, पहला पॉइंट क्या है। अब क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड यही है कि जापानीज़ का इन्वेजन होने वाला था इंडिया में, तो कॉपरेशन हमें चाहिए इंडियंस का, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि डोमिनियन स्टेट्स देंगे जस्ट आफ्टर वॉर, जो कि अगस्त ऑफर में कह रहे थे नियर फ्यूचर में, अभी क्रिप्स में कहते हैं कि जस्ट आफ्टर वॉर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें सोनली इंडियंस रहेंगे, मतलब 100% इंडियंस रहेंगे, ठीक है। ये भी बात अच्छी है, बट डोमिनेशन तो हमें चाहिए ही नहीं था। तो अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेंगी उसमें इलेक्टेड मेंबर रहेंगे फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक सबसे बड़ा गंदी बात ये बोल दी कि इफ़ प्रोविंसेस नॉट एक्सेप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये वो प्रोविंस सेपरेटली साइन कर सकता है ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट। तो ये क्या है साइन, ये साइन बाल्कनाइजेशन का है, ठीक है, बाल्कनाइजेशन तरफ जा रहे हैं। तो ब्लू प्रिंट तैयार हो रहा है फॉर इंडियन पार्टीशन, राइट टू प्रोविंस टू सक्सीड। तो पहली बार बाल्कनाइजेशन की बात कब की गई थी, ये क्रिप्स मिशन में। अब देखो अगस्त ऑफर में जब कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, तब वहाँ पे मुस्लिम लीग को वीटो दे दिया था। जब क्रिप्स मिशन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे सो ओनली इंडियंस, तब ये कह दिया कि जो एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोविंसेस वो हमसे फिर अलग साइन करवा ले, एग्रीमेंट कर ले, तो बल्कनाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो वायसराय की वीटो यहाँ पर भी रहेगी, स्टिल रिमेन, ठीक है, वायसराय की वीटो में कोई अंतर नहीं हुआ। अभी इस मिशन को, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, ये सब चाहिए ही नहीं था, जो डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए ही नहीं था, ठीक है। फिर अब क्रिप्स मिशन हो गया, बात मानी नहीं जा रही है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया गांधी ने, ठीक है। लीडर तुरंत अरेस्ट कर लिए जाते हैं, और जो ये इसको अगस्त रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, कि इंटायरली गांधी ने डू और डाई का नारा दिया। ये पूरे इंडिया में नहीं था, केवल ईस्टर्न यूपी बिहार में था, वहाँ लोग खाली होते वहीं लोग कर रहे थे। अब बहुत सारी पार्टियों ने इसे सपोर्ट भी नहीं किया, जैसे जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, सीपीआई ने नहीं किया, हिंदू महासभा ने नहीं किया, मुस्लिम लीग, आरएसएस, बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट में भी उतना इंथुजियाज्म नहीं दिखाया, ठीक है। अब जस्टिस पार्टी तो कई जगह सपोर्ट नहीं की, होम रूल में सपोर्ट नहीं की, साइमन कमीशन सपोर्ट नहीं किया, क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अभी इस पूरे जो क्विट इंडिया मूवमेंट की खास बात ये थी कि ये कहीं कम्युनल नहीं था, हर जगह शांति तरीके से हुआ। पीजेंट्स ने पार्ट लिया, पीजेंट्स ने पार्ट लिया, वर्कर ने पार्ट लिया, वुमेन ने पार्ट लिया, यूथ ने पार्ट लिया। वुमेन्स में देखो कौन कौन सी थी, अरुणा आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी, उषा मेहता, ये सब वुमेन्स ने पार्ट लिया। अब पैरेलल इसके एक फीचर ये भी था क्विट इंडिया मूवमेंट का कि पैरेलल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे बलिया में हुआ, चित्तू पांडे ने किया, सतारा में किया, नाना पाटिल ने किया, SN सतारा नाना पाटिल ने किया, ठीक है। BC बलिया में चित्तू पांडे ने किया, तलचर में किया लक्ष्मण नायक ने, तमलुक में किया। देखो सतारा में जो नाना पाटिल ने किया उसको प्रति सरकार बोला गया, और जो तमलुक में जो सतीश सामंत ने किया वो जाति सरकार बोला गया। अभी गवर्नमेंट ने मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहा गया था कि डू नॉट रिजाइन, बट ये डिक्लेयर कर दो कि तुम्हारे एलिजियंस कांग्रेस को है। सोल्जर्स को कहा गया डू नॉट लीव आर्मी, बस आप किसी को गोली मत मार देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट और सोल्जर्स तो बड़े बड़े पद हैं, इनको कहा तुम रिजाइन मत करो, तुम आर्मी मत छोड़ो। स्टूडेंट्स को कहा गया अगर कॉन्फिडेंट हो तो छोड़ दो पढ़ाई, इसलिए कहा गया तुम्हें तो भीड़ बढ़ाओगे, ठीक है। पीजेंट्स को कहा गया कि अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो उसके साथ सेटलमेंट कर लो और पैसे उसे दे दो, बट अगर प्रो गवर्नमेंट है तो पैसा मत देना, रेंट मत देना। प्रिंस से कहा गया कि तुम सपोर्ट करो मासेस को और लोगों की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और मूवमेंट वायलेंट था ही, क्योंकि सब लीडर तो गिरफ्तार हो गए थे, तो बाद में जो बच्चे लीडर थे वो लेफ्ट विंग के थे, कुछ मिलिटेंट एलिमेंट्स भी थे, ठीक है। श्री डू और डाई का नारा भी लग गया था। तो अब आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट श्री राजगोपालाचारी ने एक पैम्फलेट इशू किया, उसका नाम था द वे आउट। द वे आउट बेसिकली इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन लीगल और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में है उसको ख़त्म करना है। तो श्री राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया कोऑपरेशन करने के लिए। सबसे पहले कहा कि तुरंत जो मुस्लिम लीग है वो इमीडिएट सपोर्ट करे कांग्रेस को कि इंडिपेंडेंस हमें मिले, ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट करें। फिर कहा कि देखो जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया रहेंगे वहाँ प्लेबिसाइड करवा लो कि उन्हें वाकई पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए।
और इवन इन दैट केस अगर पार्टीशन हो भी जाता है तो हम लोग जॉइंटली कुछ चीज़ों को एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ठीक है। और ये भी कहा गया कि ऊपर का सारा कुछ, तो मतलब जैसे ये कहा गया, जब उसने ये कह दिया कि अगर पार्टीशन हो जाता है तो हम जॉइंटली एडमिनिस्टर करें, तो मतलब ये क्या कि कहीं ना कहीं वो ये मान रहा है कि पॉसिबिलिटी है पाक बनने की, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी फार्मूला में। और राजी फार्मूला में ये भी कहा गया कि ये सब चीज़ें जो हो बताई गई वो अप्लीकेबल तभी होंगी जब ब्रिटिश हमें पावर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, और रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे टू नेशन की थ्योरी पे उसको सारा काम चाहिए था कि कांग्रेस वाले हिंदू मान लें, हम मुस्लिम मान लें और अपनी अपनी सरकार बनाओ, अपना देश बनाओ। हिंदू के लीडर जैसे वी सावरकर ने भी कंडेम किया कि तुम पाकिस्तान क्यों बनाने की बात कर रहे हो। फिर देसाई लियाकत पैक्ट आता है, क्योंकि हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी, इसलिए देसाई लियाकत पैक्ट में ये था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को, और माइनॉरिटीज़ के लिए 20% की सीट दे दो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेंटर के एग्जीक्यूटिव में। वेबल प्लान आता है। फिर वेबल प्लान क्या था, लॉर्ड वेबल था उसका। अभी बैकग्राउंड से क्या है कि ये जो 1945 में आता है, उसी साल इलेक्शन भी होने वाले होते हैं। इलेक्शन हुए नहीं होते, कंजर्वेटिव वाले लोग रहते हैं और वेबल ये समझ जाता है कि पावर ट्रांसफर में करना ही है, ठीक है। तो हमें इसका ये था कि हम पूरे डेडलॉक को मैनेज कर लेंगे और डेडलॉक ख़त्म करेंगे। तो डेडलॉक ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे के सारे इंडियंस रहेंगे, क्या बात है, वायसराय कमांडर इन चीफ के अलावा फिर सारे जो मेंबर रहेंगे इंडियंस, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हिंदू को बराबर, मुस्लिम को बराबर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, दोनों को उस लगा दोनों ही मान जाएंगे। फिर इसमें इसने कहा कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सारे के सारे आधे हिंदू आधे मुस्लिम हो जाएंगे, वही इंटरिम गवर्नमेंट बना देगी और जो कि काम करेगी अंदर 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब तो उसने बोल दिया, लेकिन चुतियापा कहाँ हो गया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें जितने मुस्लिम है ना वो हम नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि कांग्रेस ये बात कभी नहीं मान सकती, क्यों, ऐसा तो ये प्रूव हो जाएगा कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, तो फिर मतलब ये कम्युनल डिवीजन हो गया ना। अब ये सारी बात कहाँ हुई थी, इशू वाली बात, ये सारी बात हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस में, जो कि प्रिसाइड कौन करता है, अबुल कलाम आज़ाद प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें कम्युनल वीटो दो, जहाँ जहाँ भी रिलीजन से रिलेटेड कोई मैटर रहेगा तो वहाँ हमारा वीटो रहेगा। फिर ये जब वेबल प्लान ख़त्म हुआ, फिर INA एजिटेशन शुरू हो गया। फिर INA में क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड कर देंगे तो जो INA का जो आइडिया था वो कंसीव हुआ मलाया में बाई मोहन सिंह 1942 में। फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं, सिंगापुर में आते हैं 1943 में, ठीक है। 1929 में नेहरू की रिपोर्ट आती है, जहाँ पे डोमेन स्टेटस की बात कही जाती है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आती है। फिर ये लोग जो सुभाष और जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आता है, तो ये लोग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाते हैं, ठीक है। 1930 में सोशलिस्ट ट्रेंड काफ़ी मतलब बढ़ रहा था, तो जो बोस साहब थे ये सोशलिस्ट आइडिया की तरफ मूव कर जाते हैं एंड गेट पॉपुलर विद इन द कांग्रेस। 1938 में ये हीरापुर सेशन होता है, हीरापुर सेशन में ये प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने इस्टेब्लिश करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC। और 1939 में त्रिपुरा में सेशन होता है, जहाँ पर ये इनका जो मतलब वो बोस वर्सेस पिटावी सीतारामैया रहता है, और पिटावी सीतारामैया गांधीयन मैन था, मतलब गांधी ने इसको नॉमिनेट किया था। तो अब इन दोनों में होता है मतलब कॉम्पिटिशन होता है, तो ये बोस जीत जाते हैं। जब बोस जीत जाते हैं तो एक तरह से सेटबैक लगा गांधी को, ठीक है। तो बोस वोन, बट कांग्रेस के जो राइट विंग के लोग थे वो बोस के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो अब यही से तो क्राइसिस क्रिएट हो गया कि कैसे काम करोगे, तो इसी को त्रिपुरा क्राइसिस बोलते हैं। फिर बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जो कि विद इन कांग्रेस काम करेगा। NIA ट्रायल होने लगे। NIA ट्रायल में क्या था कि 20,000 NIA सोल्जर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया था, कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। जैसे प्रेम सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो जो इंडियंस के लॉयर्स थे जैसे भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, आसफ अली,
ये लोग आते हैं, इनको रिस्क्यू करते हैं। ये लोग गिल्टी पाए जाते हैं ट्रायल्स में, बट रिलीज़ कर दिए जाते हैं 1946 में बिकॉज पॉपुलर प्रोटेस्ट हो रहा था। NIA इम्यूनिटी RIN म्यूटिनी, ये क्या है? जो नॉन कमीशन पर्सनल थे वर्किंग ऑन द HMIS तलवार, जो शिप में काम कर रहे थे बॉम्बे में और कराची हार्बर में, वो रिवोल्ट कर देते हैं। इसको रेटिंग रिवोल्ट बोला गया। अब रेटिंग रिवोल्ट को बोला गया कि जो नॉन कमीशन पर्सनल होते हैं उनको रेटिंग बोलते थे। क्यों रिवोल्ट किया? कि पुअर खाने की क्वालिटी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लो सैलरी है, तो रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब रिवोल्ट स्प्रेड हो जाता है कई सारी शिप में। ठीक है, तो पटेल और जिन्ना कहते हैं कि भैया गन डाउन करो और आ जाओ, छोड़ दो, हम तुम्हारा सुनवाई करते हैं, गन डाउन करो। ठीक है, अब उसके तो इस वाला जो इवेंट होता है, इसको मतलब एक तरह से ये देखा गया कि फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब मिलिट्री ही विद्रोह कर रही है, तो लोगों के अंदर से वो डर हट गया मिलिट्री का कि मिलिट्री मारेगी। ठीक है, अब मिलिट्री विद्रोह करने लगी, तो फाइनल नेल इन द कॉफिन हो गया। तो ब्रिटिश को भी लगा कि बेटा ग्रेसफुल एग्जिट ले लो किसी तरह से, नौटंकी बंद करो अब। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा 1946 में। PM क्लेमेंट एटली था, मेंबर लेबर पार्टी का था। मेंबर कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर, ये मेंबर्स थे। तो जो कैबिनेट मिशन था उसने पाकिस्तान का जो प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान नहीं बनेगा। दूसरा क्या था कि जो फेडरेशन रहेगा वो लूज फेडरेशन तो रहेगा पक्का, ऑल इंडिया फेडरेशन रहेगा बट लूज फेडरेशन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविंसेस रहेंगे उनको ऑटोनॉमी रहेगी, प्लस रेजिडुअल पावर सारी प्रोविंसेस को रहेंगी, प्लस कॉमन जो सेंटर रहेगा उसमें केवल डिफेंस और कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर, बस 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान को रिजेक्ट किया और लूज फेडरेशन का था। और क्या है, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस इन 3 सेक्शन। कितने प्रोविंस थे? केवल 11 प्रोविंस थे, उनको 3 सेक्शन में बांटा। एक तो सारे मेजॉरिटी हिंदू, दूसरा वाला क्या था कि वेस्ट में मुस्लिम और ईस्ट में मुस्लिम बांटा। 3 टियर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बनाया, प्रोविंसेस में, सेक्शंस में, यूनियन में। प्रिंसली स्टेट वर नो लॉन्गर टू बी अंडर द पावरमाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रिंसली जो थे वो अब ये ब्रिटिश के पैरामाउंट्स में नहीं रहेंगे और वो फ्री है इंटर इनटू एग्रीमेंट सक्सेसर गवर्नमेंट से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो सक्सेसर गवर्नमेंट कौन सी होगी? इंडिया पाकिस्तान, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। तो अभी से यहाँ पे भी बल्कनाइजेशन का तो दिखा ही रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करोगे तो बल्कनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोविंसेस आर फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप, प्रोविंसेस आर फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि बाद में चाहे तो ये मुस्लिम लीग ने सोचा कि ये दोनों आपस में बाद में मिल जाएंगे, कम आउट ऑफ द ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल assemblies and nominated by the princely states। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेंगी उसको इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंशियल असेंबली से और नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट से। मील वाइन एंड इंटरिम गवर्नमेंट वॉज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीन वाइल एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही। ठीक है, तो अब ऐसे क्या हुआ कि जो इनिशियली दोनों नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग, दोनों ने ही जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था उसकी डिमांड को, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया है और फिर वो विड्रॉ कर जाती है और कहती है अब तो डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और डायरेक्ट एक्शन मतलब काफ़ी कम्युनल राइट्स होने लगे थे हमारे यहाँ। इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई 1946 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। अब इनिशियली मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया बट लेटर ऑन ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे और रेशनल यही था कि हमें बस किस तरह से वो ऑब्स्ट्रक्ट करना है पूरे जो कंटिन्यूटी को। अब पार्टीशन दे, अब देखो वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन आया, क्लेमेंट एटली तो PM थे ही, और नेशनल कांग्रेस में JB कृपलानी थे। तो क्लेमेंट एटली की जो डिक्लेरेशन था वो क्या था कि डेडलाइन दिया उसने 30 जून 1948 की कि फिक्स है, इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे एट एनी कॉस्ट। फिर क्लेमेंट एटली ने कहा कि ब्रिटिश शुड रिलिंक्विश पावर आइदर टू सम फॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और
इन सम एरियाज टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ऐसा वो कर देंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव हुई तो वो सेंटर को और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो ये पार्टीशन की तरफ कह रहा है। मान लो कोई प्रोविंस है, वो वहाँ की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगर वो पावर ट्रांसफ़र करेगा तो पार्टीशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ब्रिटिश अगले बात बोला कि ब्रिटिश पावर ऑफ ऑब्लिगेशन टू द प्रिंसली स्टेट वुड लैप्स विद ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, बट दिस पावर वुड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश इंडिया। तो जो ब्रिटिश इंडिया की जो पावर मतलब किसी भी जो ट्रांसफ़र जब करेगा तो जो इंडिया पाकिस्तान बनेगा उसके अंडर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये बल्कनाइजेशन की तरफ हिंट कर रहा है। ठीक है, द ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिगेशन विच द प्रिंसली स्टेट वुड लैप्स विद पावर ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, बट दीज वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर ये कोई पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे इंडिया पाकिस्तान को कि तुम ये स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर ले लो। ठीक है, तो हिंट ऑफ बल्कनाइजेशन है, मीन्स प्रिंसली स्टेट का इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो वो बल्कनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब माउंटबेटन प्लान में अब इसमें एटली डिक्लेरेशन में क्या था कि माउंटबेटन को रिप्लेस कर जो वेवेल को रिप्लेस कर देंगे माउंटबेटन से। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो एटली का स्टेटमेंट था इसमें क्लियर हिंट ऑफ बल्कनाइजेशन और पार्टीशन के बारे में बात हो रही है, हिंट है। और ये एक तरह से रिवीजन है इस चीज़ का, क्रिप्स मिशन का। और क्रिप्स मिशन में क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे, सोली इंडियंस रहेंगे उसमें, और जो भी प्रोविंस अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री नहीं करेगा वो अलग से साइन कर सकता है ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट। तो वहाँ भी बल्कनाइजेशन की बात हो रही थी। अब लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान क्या था? प्लान ये था कि पंजाब बंगाल में जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के ग्रुप हैं उनको अलग अलग बैठाओ और वहाँ वोट कराओ, और मोर देन मेजॉरिटी जिसकी मेजॉरिटी रहेगी, अगर मेजॉरिटी में वो कह देते हैं कि पार्टीशन कराना है तो करा दो। पंजाब बंगाल में पार्टीशन करा दो, ऐसे सिंध में भी करवा दो, और रेफरेंडम कराओ। कहाँ कहाँ रेफरेंडम होगा? पहला नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियन प्रोविंसेस, दूसरा सिलहट में, सिलहट और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियन प्रोविंस में रेफरेंडम होगा, प्लस 2 डोमिनियन बनेंगे। ठीक है, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेंगी, 2 वुड बी क्रिएटेड। अब 2 डोमिनियन बनेंगे, इस बात का क्या मतलब है? हमने पूरी ज़िंदगी भर तो डोमिनियन स्टेटस कभी लिया नहीं है, बट इस बार कांग्रेस ने मान लेता है कि डोमिनियन चलो ठीक है। क्यों मान लेता है? इसलिए मान लेता है क्योंकि एक तो ब्रिटिश क्विकली पावर का ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्लेमेंट एटली में कह भी दिया था कि हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया है, तो क्विक ट्रांसफ़र हो रहा था तो हमें अब ले लेना चाहिए था। दूसरा बात क्या था कि जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, कम्युनल वायलेंस हो रहा था, तो उस केस में हमें एक तरह से कंटिन्यूटी चाहिए गवर्नेंस में, कोई ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट लग रहा था कोलैप्स हो रही है और कम्युनल राइट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने डोमिनियन स्टेटस को मान लिया, और ब्यूरोक्रेसी की भी कंटिन्यूटी चाहिए थी। इन सब चीज़ों को लेकर हमने डोमिनियन स्टेटस को मान लिया। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन तो नेहरू का दोस्त था, जो ये प्लान था इसमें जो पहले बात हो रही थी क्लेमेंट एटली के टाइम में कि ब्रिटिशर्स जो मतलब प्रिंसली स्टेट रहेंगे वो ब्रिटिश से अलग से एग्रीमेंट करेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, बट हिंदू मुस्लिम में नहीं मिलेंगे। कुल मिला के वो कह रहा था कि जो अलग से प्रिंसली स्टेट आएंगे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे सक्सेसर गवर्नमेंट के अंडर में आए। तो ये बात इसने लॉर्ड माउंटबेटन ने हमेशा ख़त्म कर दी। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट रूल्ड आउट एंड दे वुड ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, बंगाल और हैदराबाद इनका भी ख़त्म कर दिया इंडिपेंडेंस। फ्रीडम दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को, और बाउंड्री कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसके अंडर में इंडिया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 इसको पास किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडियन पार्लियामेंट में पास नहीं किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को। ठीक है, बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान 15 अगस्त को आज़ादी दे देंगे। 2 डोमिनियन बनेगा, ईच डोमिनियन में गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, टिल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड जो डोमिनियन का जो वर्किंग रहेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलेगा। और जो पाकिस्तान बना उसका पहला गवर्नर जनरल बना जिन्ना बना, और इंडिया में जो पहला गवर्नर जनरल बना वो अभी भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, कुछ टाइम तक वो बने रहे। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में का आइडिया पुट किया एम एन रॉय ने।
अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस 1935, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट सबसे पहली बार अगस्त ऑफर में, कॉन्स्टिट्यूटेड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दैट कैबिनेट मिशन, ठीक है। और ये फर्स्ट important fact associated with Constituent Assembly, Constituent Assembly was first elected for undivided India, but after partition some of its members ceased to exist। सबसे पहले अनडिवाइडेड इंडिया में बन चुकी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1946 में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले फर्स्ट मीटिंग हो गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, और पहली मीटिंग में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। यहाँ से तो ये कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं कुछ शॉर्ट में। तो लॉर्ड लिथिंगो का कब से कब तक, 36 से 44, 36 से 44 तक थे, ठीक है। रेजिग्नेशन कांग्रेस का यहीं उसी में हुआ, रेजिग्नेशन बोस का हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक बना, लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 बना आया, अगस्त ऑफर आया, ठीक है। अगस्त ऑफर को क्रिटिसाइज़ किया गया, कांग्रेस ने एंडोर्स किया, मुस्लिम लीग ने वीटो मिल गया था उनको, इसलिए किया। क्रिप्स मिशन इसी में आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त रिवोल्यूशन हुआ, कराची सेशन हुआ जहाँ पे डिवाइड एंड क्विट का नारा लगा। फिर वेवल आया, वेवल 44 से, वेवल आया 44 से 47, 3 साल तक रहा, 44 से 47 तक। CR प्लान इसमें आया, CR प्लान, देसाई लियाकत प्लान, वेवल प्लान आया इसी में, कैबिनेट मिशन इसी में आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन इसी में आया। मुस्लिम एंड ऑफ, फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए 47 से 48 तक, ठीक है, ख़त्म। थैंक यू।